इमेजिन अचानक से तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है और जब तुम उस अजीब जगह पहुंचते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें एक लड़की ने समन किया है। मान लो वो काफी अट्रैक्टिव है और तुम्हें अपना पति बनाना चाहती है। वो सोचती है कि तुम बिल्कुल पावरलेस हो, इसलिए वो तुम्हें अपने रहमो करम पर जीने देती है। असल में उसे बस एक पति चाहिए ताकि उसके डैड उसे परेशान करना बंद कर दें। लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं है। एक्सट्रीमली वेल एंडाउड होने के अलावा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। असल में वो इस दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड जनरल्स में से एक है। बट यहाँ आने से पहले तुमने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया का सबसे बड़ा असैसिन बनने की ट्रेनिंग में लगा दी। हर कोई तुम्हारा नाम जानता था, तुम्हें जिंदा सबसे खतरनाक इंसान माना जाता था। लेकिन अचानक से एलीट स्पाइस तुम्हारा शिकार करने लगते हैं और फिर तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे सच बताओगे कि तुम एक हाईली ट्रेंड किलर हो, या फिर पूरी जिंदगी वायलेंस, खून खराबा और सर्वाइवल के बाद तुम हार मानकर एम्प्रेस के रखेल की आसान जिंदगी एंजॉय करोगे? सच कहूँ तो मैं तो टेम्प्टेड हो जाऊंगा। शायद मैं इसके बारे में बार बार सोचूंगा। लेकिन हमारा हीरो क्या चुनेगा? इसी वक्त स्टोरी हमें दिखाती है कि उसे अभी भी वही असैसिन गिल्ड चेस कर रही है जिसका वो कभी हिस्सा था। चेस के दौरान अचानक एक ब्लास्ट होता है और फिर सीन कट होता है एम्प्रेस पर, जो एक समनिंग रिचुअल कर रही है। वो ऐलान करती है, मेरे अंदर मौजूद स्पिरिट के नाम पर मैं एक अलग टाइम और स्पेस से एक सर्वेंट को समन करती हूँ। अचानक उसके बेड पर कोई दिखाई देता है जिसका सर कपड़े से ढका हुआ है। वो फिगर कपड़ा हटाता है, आसपास देखता है और सोचता है, मुझे चेस गले वाले लोग कहाँ हैं? वो कंफ्यूज होकर इधर उधर देखता है, सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। लेकिन हम पहले से जानते हैं कि ये ट्रबल मेकर कौन है। ये और कोई नहीं, हमारा प्रोटैगनिस्ट है जिसे एम्प्रेस ने समन किया है, और इस एम्प्रेस का नाम है जी रॉयन। वो अपनी समनिंग से क्लियरली डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जिस आदमी को उसने बुलाया है वो एक आम इंसान लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारा शेमलेस लड़का पहले ही ब्लश कर रहा था और सोच रहा था, गॉर्जियस, वो एंजेलिक चेहरा, वो फ्लॉलेस स्किन, वो एक जंगली बेकाबू समंदर की तरह है, एक ऐसी नेचुरल फोर्स जिसके पास एक अनबीटेबल स्पिरिट है। इसके लिए उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते। तभी एम्प्रेस आ भरती है और बड़बड़ाती है, पता है क्या, ये असल में अच्छा है, तुम मेरा काफी टाइम बचाओगे। प्रोटैगनिस्ट, जो अभी भी अजीब फील कर रहा था, पूछता है, तुम कौन हो, हम कहाँ हैं? वो अपनी बाहें फैलाती है और जवाब देती है, मैं ग्रेट यांग डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ और आज से तुम इस एम्पायर के प्रिंस और मेरे पति हो। हमारा हीरो बस वहाँ खड़ा रह जाता है, बिल्कुल हैरान, जैसे उसके सर पर किसी ने मार दिया हो। वो अपना गला साफ करती है और कहती है, हाँ तुमने सही सुना, मेरे कुछ सलाहकार मुझसे शादी करने की जिद कर रहे थे। मैं उस परेशान करने वाले मिनिस्टर का प्रेशर नहीं झेलना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें पॉलिटिकल कवर के लिए समन किया। हमारे हीरो की आंखें चमकने लगती हैं, वो तो जैसे ग्लो कर रहा था। वो पूछता है, तो मुझे यहाँ कुछ नहीं करना होगा, बस तुम्हारा पति बनकर रहना है। वो कंधे उचकाती है जैसे कह रही हो, हाँ बस इतना ही। और जाहिर है वो शेमलेस बदमाश बेड पर वापस गिर जाता है और एम्प्रेस को थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन वो उसकी बात को तुरंत काट देती है। वो समझाती है कि बदकिस्मती से वो कोई भी वाइफली ड्यूटीज पूरी नहीं करेगी, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि उसे अपनी बाकी की जिंदगी में खाने, कपड़े या पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्लेव रिंग को हटाने का भी कोई तरीका ढूंढ लेगी जो समनिंग के दौरान उसके हाथ में आ गई थी। फिर वो उसे इंपीरियल हॉल में मिलने को कहती है और कमरे से चली जाती है। शाओवान बस वहाँ बैठा रह जाता है। वो नीचे रिंग की तरफ देखता है और सोचता है, तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट रिंग है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। जब तक मैं इसके असर में हूँ, मैं उसे चोट पहुँचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तभी आखिरकार वो सिस्टम सामने आता है जिसका सबको इंतजार था और पूछता है, क्या आप सबसे पावरफुल सुप्रीम सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहेंगे, हाँ या ना? हमारा हीरो कहता है, एक मिनट रुको, मैं एक दूसरी दुनिया में आया हूँ और उसके ऊपर से मुझे एक ओवर पावर्ड सिस्टम भी ऑफर किया जा रहा है। और वो कहता है, नहीं, तुम लोगों की तरह मुझे भी लगा था कि वो हाँ कहेगा, लेकिन हे, हमारा लड़का जानता है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो बोलना शुरू करता है, जब मैं बच्चा था तो मुझे एक अनाथ के रूप में गोद लिया गया था। जिंदा रहने के लिए मुझे लगातार मारना और ट्रेन करना पड़ता था। जिस असैसिन गिल्ड के लिए मैं काम करता था उसकी वजह से मैं ये भी नहीं चुन सकता था कि किसे मारना है। सबसे स्ट्रॉन्ग बनने की चाह में मैं उस रास्ते पर पहले ही चल चुका हूँ। बस बहुत हुआ, जो मुझे अब चाहिए वो यही है। बिना किसी जिम्मेदारी के एक लाड़ प्यार वाले प्रिंस बनने से बेहतर क्या हो सकता है? वो संतुष्ट होकर बैठ जाता है।
लेकिन तभी सिस्टम कहता है क्योंकि तुमने मना कर दिया है, अब हम तुम्हारी मेमोरी मिटा देंगे और दूसरे कैंडिडेट के पास चले जाएंगे। शियोवन बस उसे घूरता रहता है और तभी सिस्टम ग्लिच करने लगता है। कनेक्शन फेल, डिस्कनेक्ट करने की कोशिश फेल, यूजर के साथ जबरदस्ती बॉन्ड करने की कोशिश फेल, होस्ट अल्ट्रा डायमेंशनल प्लेन अर्थ से है, पैरासाइट मोड में एंटर कर रहा है फेल, सिस्टम बुरी तरह से बग आउट कर रहा था। वो हर तरीका आजमा रहा था लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। 9,999 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद वो हार मान लेता है और मिन्नतें करता है, क्या मैं कम से कम आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ प्लीज। हमारा हीरो बस वहाँ खड़ा खुद से सोचता है, तो अब ये चीज मेरा सिस्टम नहीं होगी, ये मेरा गुलाम होगा। हाँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ। वो सिस्टम को एक नाम देने का फैसला करता है, वन काओ। तुरंत ही सिस्टम उसे वार्न करता है, डियर मास्टर प्लीज अपनी सांस रोक लीजिए वरना इसके अनचाहे रिजल्ट्स हो सकते हैं। शियोवन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो सांस लेता है आसपास के पौधे गायब होने लगते हैं। सिस्टम घबरा जाता है, नहीं ऐसा मत करो, अपनी पावर को कंट्रोल करो। तब उसे एहसास होता है कि वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो सिस्टम से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। सिस्टम जवाब देता है, अर्थ पर लोग 490,000 डायमेंशनल रूल से बंधे होते हैं, इसलिए आप इतने ज्यादा पावरफुल हो। हमारा हीरो पूछता है, तो इस दुनिया में कितने डायमेंशनल रूल्स हैं? सिस्टम जवाब देता है 3000, जिसका मतलब है कि वो अब 470,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाहिर है शियोवन अपना स्टेटस विंडो चेक करना चाहता है और सामने क्या आता है? पता चलता है कि उसके पास एंशिएंट चाइनीज ड्रैगन डिसेंडेंट्स की ब्लड लाइन है, एक ऐसी रेयर और पावरफुल ब्लड लाइन जिसके बारे में सिस्टम को भी नहीं पता कि वो असल में कितनी स्ट्रॉन्ग है। हमारा हीरो अपनी थोड़ी पावर ट्राई आउट करने का फैसला करता है, इसलिए वो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल की तरफ जाता है। उसे तलवारों का एक रैक दिखता है और वो आराम से एक उठा लेता है। मैं इसे टेस्ट करूंगा, वो कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करे तलवार उसके हाथ में टूट जाती है। वो बड़बड़ाता है, ये एम्प्रेस अपने हथियारों का अच्छे से ख्याल नहीं रखती। तभी सिस्टम बीच में बोलता है, इस दुनिया में वेपन्स 1 से 9 तक रैंक किए जाते हैं। वो रैंक 6 की तलवार थी तो वो काफी डिसेंट वेपन थी। वो इस बार ज्यादा ध्यान से सिर्फ अपनी उंगली से दूसरी तलवार पकड़ता है, उसे देखता है और कहता है, ये वाली अच्छी लग रही है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, हाँ, वो फिर से टूट जाती है। हमारा हीरो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे साइड में फेंक देता है। ठीक है, मैसेज मिल गया, कम से कम मैं काफी स्ट्रॉन्ग तो हूँ, फर्क नहीं पड़ता अगर हथियार बेकार हैं। वैसे भी इस बार मेरा किसी को मारने का प्लान नहीं है। वो हॉल से बाहर चला जाता है। सीन अगले दिन पर स्किप होता है। वो उठता है और देखता है कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। उसे काफी अच्छी कंपनी मिली थी। चौंक कर वो पूछता है, रुको, क्या हमने? एम्प्रेस ब्लश कर रही थी उसे देखते हुए। अभी भी आधी नींद में वो उसका गाल पकड़ता है और बड़बड़ाता है, क्या हमने सच में वैसा कुछ किया? वो उसके सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर देती है और पूछती है कि क्या वो अच्छे से सोया? वो जवाब देता है, मैं बहुत अच्छे से सोया, लेकिन क्या मैं गलत कमरे में हूँ या कुछ और? वो समझाती है कि उसे रात भर रुकना पड़ा ताकि लोगों को शक न हो। एक शादीशुदा जोड़ा अपनी सुहाग रात पर अलग अलग कमरों में सोए, लोग बातें बनाएंगे। वो हमेशा की तरह एलिगेंट तरीके से उठती है और कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं किसी को भेज दूंगी। फिर वो मुड़ती है हमेशा की तरह चमकती हुई और धीरे से माफी मांगती है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए यहाँ समन किया। हमारा हीरो बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, ये औरत कमाल की है, वो ना सिर्फ मजेस्टिक है बल्कि मेरा ख्याल भी रखती है। रात हो जाती है। सीन कट होता है एम्प्रेस पर, जो पूछ रही है, क्या नॉर्क में सिचुएशन सच में इतनी खराब है? उसकी दोस्त जो एक पूर्व जनरल है जवाब देती है, बदकिस्मती से हाँ, बारबेरियंस ने पहले ही हमला करना शुरू कर दिया है और हमारी इंटेल के मुताबिक सेक्रेड बारबेरियन भी वही होगा। एम्प्रेस अपनी छोटी सी नोटबुक को जोर से बंद करती है और कहती है, तो मैं खुद जाकर उसे वापस ले लूंगी। मैं उस बूढ़े बैस्टर्ड से हमेशा के लिए निपटा लूंगी। वो जनरल की तरफ मुड़ती है और कहती है, 3 दिन में तुम मेरे साथ नॉर्थ आ रही हो। वो एक्स जनरल बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, उसका चेहरा खिल उठता है। उस औरत को केओस पसंद है। हम 3 दिन आगे जाते हैं। एम्प्रेस अब पूरी तरह से आर्मर में थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे लड़ना आता है। जाने से पहले वो पूछती है कि क्या सब कुछ तैयार है। वो औरत सर हिलाती है और कहती है, मैंने लिंगर को उस पर नजर रखने के लिए लगा दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।
लेकिन फिर वो मुड़ती है और पूछती है, तुम उस प्रिंस के लिए इतनी चिंतित क्यों हो? वो तो बिल्कुल बेकार लगता है। एम्प्रेस जवाब देती है, जब से वो आया है मैं किसी तरह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ। शायद वो एम्पायर के लिए गुड लक है। और बस इसी तरह वो नॉर्थ को वापस हासिल करने के लिए निकल जाती है। जाते हुए देख रही थी जनरल की बेटी जाओ लिंगर। यूज ही हमारा हीरो पर नजर रखने के लिए छोड़ा गया था, और ये कहना कि वो इस काम से खुश नहीं थी बहुत कम होगा। वो बड़बड़ाती है, मुझे इस बेकार प्रिंस की देखभाल क्यों करनी पड़ रही है? फिर वो उसकी तरफ देखती है, हर मैजेस्टी कमाल की हैं, तो उन्होंने ऐसे अजीब इंसान से शादी क्यों की? लेकिन तभी अचानक से कोई शाओयन को उठा ले जाता है। वो नोटिस भी नहीं करती, और हमारा हीरो क्या करता है? वो आराम से अपना रोस्ट चिकन खाता रहता है। यूज कुछ अजीब दिखने वाले लोगों के सामने फेंक दिया जाता है। उनमें से एक, जिसने आधा मास्क पहना था, मुड़ता है और पूछता है, तुम्हें यकीन है ये वही आदमी है? ये लूजर एम्प्रेस का पति है। लिंगार, जिसे उसकी मदद करनी चाहिए थी, बस एक पेड़ पर बैठी सब कुछ देख रही थी, ये मानते हुए कि वो पूरा बेवकूफ है। जैसे ही किडनैपर्स थोड़ा दूर जाते हैं, वो नीचे कूदती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी वो गायब हो जाता है। पता चलता है कि हमारी लिंगार एक इल्यूजन आइटम से धोखा खा गई थी। अब वो खुद एक स्पिरिचुअल केज में फंस गई है। वे लोग वापस आते हैं और उसे तुरंत जनरल की बेटी के रूप में पहचान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी आराम से अपना चिकन खा रहा था, जैसे ये बस एक आम दोपहर हो। लिंगार पहले ही अपनी तलवार निकाल रही थी, लेकिन स्कारफेस्ड आदमी उसे ऐसा ना करने को कहता है। वो गुस्से में पूछती है, तुम कौन हो? वो अपना मास्क उतारता है, जिससे एक लंबा घाव दिखता है, और पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? सीन कट होता है, वो एक गुफा में जंजीरों से बंद है। हैरान है लैंग यिंग, वो स्कार वाला आदमी जिंदा है। हमारा हीरो खुशी से बोलता है, ओह तो तुम सब एक दूसरे को जानते हो, बढ़िया है, ऐसा है तो मैं निकलता हूँ। लेकिन लैंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। शाओ डिसअपॉइंट होकर आह भरता है, ठीक है फिर, लगता है मुझे इंतजार करना पड़ेगा। स्कारफेस मन ही मन सोचता है, कम से कम एम्प्रेस के पति में हिम्मत तो है। फिर वो शाओ को एक शीशी देता है और कहता है, तुम्हें इसे एम्प्रेस के पानी में मिलाना है। शाओ उसे लेता है और आराम से जवाब देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लैंग उसे शक की नजर से देखता है, ये सब कुछ ज्यादा ही आसानी से हो रहा है। वो वार्न करता है कि ये एक नॉन वर्बल प्रॉमिस आइटम है, अगर तुम इसे पीते हो और डील तोड़ते हो तो तुम मर जाओगे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, शाओ उसे पूरा पी जाता है। फिर उसकी तरफ मुड़कर कहता है, ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ, मुझे काम है। अगर मैंने ज्यादा देर की तो वो इंपीरियल गार्ड्स मुझे ढूंढने लगेंगे। लैंग खाली बोतल को देखता रह जाता है, बिल्कुल हैरान, मैं इस जैसे आदमी का क्या करूं? वो सोचता है। हमारा हीरो ऐसे बैठा था जैसे कह रहा हो, जो तुमने कहा मैंने सब किया, अब मुझे जाने दो यार। लिंगार उस पर चिल्लाती है, बेशरम गद्दार, एम्प्रेस ने तुम जैसे किसी को कैसे चुन लिया? लैंग उसे डांटता है, तुम बेवकूफ हो, प्रिंस सिचुएशन को तुमसे बेहतर समझता है। तुम और तुम्हारी माँ ही हो जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यांग डायनेस्टी में हालात कितनी खराब हैं। फिर वो लिंगार की तरफ इशारा करता है और पूछता है, तो अब जब मैंने जहर पी लिया है, क्या मैं इसे भी अपने साथ ले जा सकता हूँ? वो चिल्लाती है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लेकिन लैंग बीच में बोलता है, माफ करना, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा उसके साथ कुछ अधूरा काम है, मुझे हिसाब बराबर करना है। शाओ तेवर चढ़ाता है, हाँ ये काम नहीं करेगा, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वो साफ साफ कहता है, अगर मुझे यहाँ से उसके बिना जाना पड़ा तो इसका मतलब होगा कि मैं मर चुका हूँ। लैंग जवाब देता है, ठीक है, तो तुम इसी गुफा में जहर से मरोगे। हमारा हीरो उसे एक इनोसेंट सा लुक देता है, इतना छोटा दिल मत रखो यार, मैंने तो पूरा सहयोग किया है। अचानक उसके पीछे एक गुंडा गुस्से में आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने जाता है। उस आदमी का मुक्का शाओ के बालों के पास से गुजरता है और लिंगार डर जाती है, ये तो बस एक आम आदमी है। वो सोचती है, वो इससे कैसे बचेगा? लेकिन जब वे दोबारा देखते हैं, वो अभी भी वहीं बैठा उबासी ले रहा था। दोनों हैरान होकर वही जम जाते हैं और सोचते हैं, वो इतना शांत कैसे है? एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ शियाउन कहता है, तुम वो हाथ हटाने वाले हो या नहीं? उस आदमी ने अभी भी उसके बाल पकड़े हुए थे। शियाउन बस बड़बड़ाता है, मेरे बालों को हाथ मत लगाना। फिर वो आलस से एक साइड पंच मारता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लगता है वो आदमी तो हवा में ही उड़ गया। पूरी गुफा हिलने लगती है
हमारा हीरो अपना सर टेढ़ा करता है, सोचते हुए कि ये क्यों हुआ। फिर वो एक और पंच मारता है और फिर एक और। अब तक वो 3 लोगों को पहले ही उड़ा चुका था। मास्क पहना हुआ आदमी जमीन पर गिर जाता है। शियाउन उसके पास जाता है और वो आदमी अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ एक घूरने से शियाउन उसे गायब कर देता है। उसने सच में उस आदमी को सिर्फ देखकर ही मार डाला। फिर वो लिंगर की तरफ मुड़ता है। वो कांप रही थी। प्रिंस, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे हो। शियाउन बस जंजीरों को अपने हाथ में पकड़ता है और नेक्स्ट मोमेंट वो आजाद हो जाती है। वो बिल्कुल हैरान थी, आखिर उसने सेक्रेट चेन फॉर्मेशंस को टहनियों की तरह कैसे तोड़ दिया। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, पागल लड़की, तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा? बस यहाँ बैठो और हिलना मत, मैं सबूत साफ करने जा रहा हूँ। और फिर वो हल्क की तरह आसमान में कूद जाता है। दूर कहीं 2 पहाड़ उठते हुए दिखते हैं। लिंगार्ड मुस्कुराते हुए और हैरानी में बड़बड़ाती है, ये क्या हो रहा है? क्या वह सपना देख रही हूँ? क्या वो एक पहाड़ है जो इधर उधर कूद रहा है? रुको, एक पहाड़ इस तरफ क्यों आ रहा है? और वो रहा हमारा चैड हीरो पूरा का पूरा पहाड़ उठाए हुए। वो उसे एक बूम की आवाज के साथ उसके पीछे गिरा देता है। शियाउन बेफिक्री से चलता है और कहता है, लो, अब कोई सबूत नहीं बचा। लिंगार्ड बस वहीं बिल्कुल हैरान खड़ी रह जाती है। तो ऐसे छिपाते हैं जुर्म को, हाँ? हमारा हीरो पहले ही आगे बढ़ चुका था और कहता है, हे छोटी लड़की, जब वो पूछे तो बस कहना कि तुमने मुझे बचाया, ठीक है? वो बिल्कुल कंफ्यूज होकर पलके झपकाती है। रुको, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? एक स्ट्रेट फेस के साथ वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि बड़ों की बात सुननी चाहिए? वो अभी भी शौक में थी, लेकिन सर हिलाती है। समझ गई, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हमेशा की तरह प्राउड फील करते हुए वो मुस्कुराता है और कहता है, ये हुई ना बात, गुड गर्ल, अब चलो। वो उसे बाजू से पकड़कर उठाता है और साइड में देखता है। उसकी दोस्त पास में ही ढूंढ रही थी। एक गार्ड उन्हें देख लेता है और कहता है, प्रिंस, जनरल शियाओ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा हीरो बस उबासी ले रहा था। लिंगर तुरंत बीच में बोलती है, मैंने चोर का काम तमाम कर दिया है, चिंता की कोई बात नहीं है। शियाउन कहता है, फॉल्स अलार्म था दोस्तों, चलो वापस चलते हैं और कुछ बीबीक्यू खाते हैं। जनरल लियू यान उसे वार्न करती है, प्रिंस, इन पहाड़ों में बैंडिट्स हैं, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। वो कंधा उचकाता है और कहता है, अगर तुम्हारा मतलब उन डाकुओं से है तो वो सब मर चुके हैं। इस छोटी लड़की ने उनका काम तमाम कर दिया, सब कमजोर थे। एक सोल्जर अपनी दोस्त से फुसफुसाती है, ओ माय गॉड, ये प्रिंस कितना बड़ा बेवकूफ है, ये ग्रेट जनरल को छोटी लड़की बुला रहा है। लेकिन शियाउन और लिंगर पहले ही आगे बढ़ चुके थे। ब्लॉन्डी लिंगार्ड पीछे मुड़ती है और दूसरे गार्ड्स को आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो सब हैरान खड़े थे, सोचते हुए कि जनरल उसकी बात क्यों सुन रही है। सीन कट होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट पर, जो अपना छोटा सा पिग रोस्ट कर रहा था, एकदम खुश। लिंगर बहुत प्यार से वहाँ आती है, उसके लिए काटने वाला एक छोटा चाकू लेकर। वो उसके ठीक बगल में बैठ जाती है, बस एक और टेस्टी बाइट का इंतजार करते हुए। दूसरे सोल्जर्स आपस में फुसफुसाते हैं, अब सब खत्म, जनरल पागल हो गई हैं। वो लिंगर की तरफ मुड़ता है और पूछता है, हे, क्या तुम जानते हो कि वो लोग कौन थे जिन्होंने हमें पकड़ा था? वो जवाब देती है, उनका लीडर, वो जिसके चेहरे पर घाव था, लियांग शू था, उसे 1 साल पहले मौत की सजा होनी थी। वो शॉक होकर पूछता है, मौत की सजा? शियाउन पलके झपकाता है, किस लिए? लिंगर बताती है, ये मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के दौरान हुआ था। वो आईब्रो उठाता है, कमिंग ऑफ एज? रुको, तुम कितनी साल की हो? वो थोड़ा ब्लश करती है, 16। शियाउन विश्वास नहीं कर पाता, 16 और मर्डर और सर काटने की बातें ऐसे कर रही हो? तुम्हारी माँ जरूर पागल होगी। वो घबराकर हंसती है और सर हिलाती है। फिर वो उसे वार्न करती है, अब जब तुम एम्प्रेस के साथ हो तो तुम्हारा भी हंट किया जाएगा। एक घुड़सवार गार्ड कहता है, प्रिंस, अगर आप पैलेस में रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, वहाँ आप ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। वो तुरंत मान जाता है, तुम सही हो, मैं पैलेस में ही आराम करूंगा, शांति से खाऊंगा और पीऊंगा। गार्ड्स चुपचाप सोचते हैं, क्या ये सच में मरने से इतना डरता है? शियाउन पहले से ही आगे भाग रहा था, चिल्लाते हुए, चलो पैलेस देखते हैं। उसके पीछे पीछे गॉसिप शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियां फुसफुसा रही थी कि लिंगर प्रिंस से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करती। जब वो पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे, शियाउन उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, हे, मैंने दूसरी लड़कियों को ब्लड क्लाउड नाम की किसी चीज के बारे में बात करते हुए सुना, वो क्या है? लिंगर गुस्से में बोलती है, ये कमबख्त गार्ड्स अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। वो समझाती है, ब्लड क्लाउड एक ऐसी फोर्स है जो हमारे एम्पायर पर हमला करती रहती है, इसीलिए सबको प्रोटेक्शन टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाता है। शियाउन तेवर चढ़ाता है, प्रोटेक्शन टैक्स? तुम्हारा क्या मतलब है? वो उस शेडी डील के बारे में बताती है।
भ्रष्ट नेता लोगों से ब्लड क्लाउड ट्राइब से बचाने के लिए पैसे ले रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं करते, वो बस पैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। और अब हालत और खराब करने के लिए एम्प्रेस को सत्ता से हटाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि वो इस सब का विरोध करती हैं, जिसका मतलब है कि वो उनका बेकार पति होने के नाते अब एक चलता फिरता टारगेट है। शियाओन अपनी फिस्ट कस लेता है, ये पूरा सिस्टम ही रिग्ड है। फिर वो लिंगर की तरफ मुड़ता है और पूछता है, अगर एम्प्रेस को पता चल गया कि मैं असल में स्ट्रांग हूँ तो क्या वो मुझे काम पर लगा देगी? लिंगर बिना रुके जवाब देती है, बिल्कुल। शियाओन इस पर सोचता है, अगर ये लोग शहर पर हमला करते हैं और मेरे पीछे आते हैं तो आखिरकार मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं करता तो सब मारे जा सकते हैं। अगर मेरी वजह से जंग शुरू हो गई तो वो शायद मुझे डाइवोर्स दे देगी या निकाल देगी। वो गुस्से में आ जाता है, बिल्कुल नहीं, मैं इन ब्लड क्लाउड वालों से निपट लूंगा इससे पहले कि वो मेरी आराम वाली लाइफस्टाइल बर्बाद करें। लिंगर उसे घूरती है, रुको, तुम इस बारे में चिंता कर रहे हो? वो जंगल से चलते रहते हैं और लिंगर कहती है, उन्हें ढूंढना नामुमकिन है, उनका एक किला कहीं छुपा हुआ है। हमारा हीरो पूरे हल्क मोड में कहता है, रिलैक्स ब्लॉन्डी, फिर आराम से उसे अपनी बाहों में उठाता है और आसमान में छलांग लगा देता है। बेचारी लड़की बिल्कुल हैरान थी, रुको, उसने इसके लिए कोई स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल नहीं की। इस बीच वो उसे अपनी बाहों में लेकर लाइट की स्पीड से उड़ रहा था। वो चिल्ला रही थी, बिल्कुल घबराई हुई। स्लोली, सिस्टम बीच में बोलता है, मास्टर आपको स्पीड तुरंत कम करनी होगी वरना ये मर जाएगी। थोड़ी देर बाद आखिरकार वो एक अनजान जगह पर उतरता है और शांति से कहता है, हम पहुंच गए। लिंगर, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चक्कर आ रहे थे, लड़खड़ाते हुए कहती है, पहुंच गए? कहां पहुंच गए? हमारा प्रिंस अपना हाथ घुमाता है और सीधा एक अदृश्य दीवार में पंच मारता है। बूम, सब कुछ टूट जाता है और टड़ा, एक छिपा हुआ हवा में तैरता बेस उनके सामने आ जाता है।